हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप सीटेट, एमपी टेट या यूपी टेट जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी प्रश्नों पर बहुत अच्छे से पकड़ बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का जो तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो जो सेल्सियस स्केल पर होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमापियों के मान एक समान होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो पहले इसका आयतन क्या होता है? कम होता है और फिर बाद में क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले उसका तापमान क्या हो, उसका पहले आयतन घटेगा और बाद में फिर आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर अगला सवाल है कि न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम जो तापमान है कितना संभव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमान संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है। उस झील के अधः स्थल, अधः स्थल का मतलब हो गया कि बीच का जो स्थल होगा, तो अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो जो अधः स्थल होगा तो वहाँ पर जो उसका घनत्व होगा पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा और पानी का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रवेश कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रवेश कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है जल्दी? तो ऑप्शन ए पर दिया है कि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, ऑप्शन बी पर दिया है कि क्वथनांक कम ताप पर होने लगता है, और सी पर दिया है कि दाब अधिक रहता है, और डी पर दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने से अधिक कष्ट होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। फिर अगला सवाल है कि यदि गैस का तापमान स्थिर रखा जाए, अगर गैस का तापमान स्थिर रखा जाए तो ताप बढ़ाने पर गैस का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर गैस के आयतन को क्या कर दिया जाए? स्थायी कर दिया जाए और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उस पर जो दाब होगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तो किससे रोका जा सकता है? विकिरणों से रोका जा सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पर 4 द्रव दिए गए हैं और पूछा गया है कि सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन होगा। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़त्व का नियम। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। पलायन का मतलब छोड़कर जाना। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी को छोड़कर जाना चाहती है तो उसकी जो वेग है तो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो जो चाबी वाली घड़ी होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए, झूला झूलती लड़की अगर झूला में खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो दोलन का आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका जो दाब है क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये है कि एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी का जो तल है क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस डिग्री पर होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला सवाल है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की जो बूंदें होती हैं कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। तो किस कारण से होती है? तो सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपके काम में ज़रूर आएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं।